हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके की ये टॉप 20 की श्रृंखला। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है। तो भारत के संविधान में जब 22 भाग थे उनमें से एक आपका हटाया गया, तो वह कौन सा हटाया गया। ऑप्शन ए है भाग 1, बी है भाग 6, सी है भाग 7 और डी है भाग 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाग 7 को हटाया गया था। देखिए, एक आपसे थोड़ा सा यह पूछना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि संविधान के भी टॉप 20 या टॉप 30, टॉप 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला चलाई जाए जिसमें अभी तक के आए हुए वह सभी प्रश्न शामिल हों जो कि सिर्फ और सिर्फ संविधान से पूछे गए हैं। तो अगर आपको ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को, बी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, सी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को और डी है डॉक्टर हेनरी फोर्ड को। तो यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है क्योंकि हरित क्रांति के जो जनक हैं वे नॉर्मन ई बोरलॉन्ग भी हैं और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भी हैं। लेकिन अगर आप प्रश्न को थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, मीन्स जिसने सबसे पहले हरित क्रांति का जो है जनक किया हो, जन्म दिया हो। तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, क्योंकि यह विश्व स्तर पर सबसे पहले हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। यदि प्रश्न यह कह देता कि हरित क्रांति के जनक भारतीय स्तर पर कौन है, तब आपका उत्तर हो जाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, या ऑप्शन में आपके नॉर्मन ई बोरलॉन्ग नहीं दिया गया होता तब आपका उत्तर होता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ पर भारतीय हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम होते हुए भी यहाँ पर जो है इनका आंसर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी कि हरित क्रांति, यदि यह पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा, किसने दिया, ये शब्द किसने दिया, तो आप याद रखेंगे कि हरित क्रांति शब्द देने वाले थे विलियम गौड़। क्या नाम था उनका, विलियम गौड़। विलियम गौड़ के द्वारा हरित क्रांति शब्द को दिया गया था। और इस हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वह किस फसल पर पड़ा था, वह भी आप याद रखेंगे। तो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था गेहूं पर और सेकंड में पड़ा था चावल पर। और गेहूं की भी आपकी एक प्रसिद्ध प्रजाति थी जिसे मैक्सिको गेहूं के नाम से जो है जाना गया था। तो इस प्रकार की आपका जो है द्वितीय प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है लौह अयस्क, सी है खनिज तेल और डी है मैग्नीज। तो पठारों में कोयला भी पाया जाएगा, लौह अयस्क भी पाए जाएंगे, मैग्नीज भी पाया जाएगा, जबकि खनिज तेल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो ऐसी दो नदियां कौन सी हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने चंबल और वेतवा, बी है चंबल और सोन, सी है नर्मदा और सोन और डी है नर्मदा और वेतवा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नर्मदा और सोन ऐसी दो नदियाँ हैं जो कि अमरकंटक के पहाड़ से तो निकलती हैं, पठार से तो निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि शक संवत की स्थापना कब की गई थी। शक संवत की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है आपके सामने ईसा पूर्व 57 में, बी है 78 ईस्वी में, सी है 319 ईस्वी में और डी है 248 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शक संवत की जो स्थापना थी वह की गई थी 78 ईस्वी में। और जो शक संवत है ये किसके शासनकाल में लाया गया था या इसे लाने वाला कौन था। तो शक संवत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था, कनिष्क के द्वारा। और ये कनिष्क किस शासन काल का था, कौन से वंश से संबंधित था। तो इसका संबंध था कुषाण वंश से। तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा जो 78 ईस्वी में आपका शक संवत चलाया गया था।
आज भारत सरकार के द्वारा इसी शक संबंध को मान्य किया गया है और इस शक संबंध को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया 12 मार्च 1957 को। 12 मार्च 1957 को इस शक संबंध को भारत सरकार के द्वारा अपना लिया गया है। तो आई होप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कन्फर्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी? तो विजयनगर साम्राज्य के ऐसे कौन से शासक हुए थे जिन्होंने अपने साम्राज्य में पुर्तगाली व्यापारियों को चर्च बनाने की अनुमति दे दी थी? ऑप्शन ए है वेंकट द्वितीय, बी है अच्युत राय, सी है तिरुमल और डी है कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेंकट द्वितीय जी ने, विजयनगर शासक जो थे वेंकट द्वितीय, उन्होंने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दे दी थी। यहीं आपसे एक प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में रहते थे? तो जो अष्टदिग्गज थे, अष्टप्रधान के पद थे, वह कृष्णदेव राय से संबंधित थे। तो ये दोनों ही प्रश्न आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बीड़ा से, बी है तबला से, सी है वीणा से और डी है मोहन वीणा से। तो जो अनुष्का शंकर जी हैं, इनका संबंध जिस वाद्य यंत्र से है वह वाद्य यंत्र है आपका सितार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और सितार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है यदि ये पूछ लिया जाए तो सितार के जनक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को सितार का जनक, भारत का तोता या तूतीय भारत का हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इन्हें मुकरियों और पहेलियों का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो नाम से ही लग रहा है पिंग पोंग, कौन सा देश होगा? ऑप्शन ए है म्यांमार, बी है जापान, सी है चीन और डी है ताइवान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिंग पोंग कूटनीति का संबंध चीन से है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80। अब अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है? तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे कि अनुच्छेद नंबर 79 में वर्णन किया गया है संसद का। किसका वर्णन किया गया है? संसद का। और 80 में वर्णन किया गया है राज्यसभा का। और अगर अनुच्छेद 81 की बात कर ली जाए तो 81 में वर्णन किया गया है लोकसभा का। तो यहाँ से आपके 3 अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो 79, 80 और 81। और इधर आप याद रखेंगे स र ला, यानी कि सा से हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा और ला से हो जाएगा लोकसभा। अब राज्यसभा में ये कहा गया है कि जो अधिकतम संख्या है सदस्यों की वह 250 हो सकती है। और इन 250 सदस्यों में से कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे? ऑप्शन ए है आपके सामने 230, बी है 236, सी है 238 और डी है 242। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वह कौन होता है? तो वह स्वयं उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो स्वयं उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति या बात की जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जगदीप धनखड़। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि HDR में मानव निर्धरता सूचकांक किस वर्ष से शुरू किया गया था? यानी HDR आपका जो मानव निर्धरता सूचकांक है वह किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है 1997 से, बी है 1990 से, सी है 1995 से और डी है सन 2001 से। तो मानव निर्धनता जो सूचकांक है वह प्रारंभ किया गया था वर्ष 1997 से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1997। अगला प्रश्न है कि समय सीमा से 1 साल पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1951 से। तो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी 1950-51 से आपको इन्हें प्रारंभ किया गया था। और ये कुल कितने वर्षों तक चली या कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? तो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी। और यह कितने कितने वर्षों के लिए बनती थी? तो ये 5-5 वर्षों के लिए बनती थी। लेकिन कुछ ऐसी बीच में विसंगतियाँ हुई जिनके कारण कई पंचवर्षीय योजनाएं, इनफैक्ट आपकी 2 से 3 पंचवर्षीय योजनाएं कोई तो असफल हो गई और
कोई को समय से पूर्व ही समाप्त करना पड़ा। तो उसके अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी है प्रथम पंचवर्षीय योजना, सी है छठी पंचवर्षीय योजना और डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। अब हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना से हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजनाएं कब प्रारंभ की गई, तो वर्ष 1951 से प्रारंभ की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैरत डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो ये पीसी महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी। और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मूल उद्देश्य था वह था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था तक पहुँचाना। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह आधारित थी सैंडी तथा चक्रवर्ती मॉडल पर। सैंडी तथा चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही वर्ष 1966 में हरित क्रांति का जो है जन्म होता है, वर्ष 1967 ईस्वी में। तो 66-67 के अंतर्गत आपकी कौन सी योजना लाई गई थी, हरित क्रांति योजना। और किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसे लाया गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपकी कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, जिनमें से आपकी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी यह समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। और इसके अंतर्गत ही गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वे सब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न है ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार का मुख क्या कहलाता है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ऊपर का जो मुंह बन जाता है वह एक कप की तरह या एक कटोरे की तरह खुल जाता है, उस आकार को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सिंडर, बी है उद्गम केंद्र, सी है अधिकेंद्र और डी है क्रेटर। तो देखिए सिंडर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और जो लावा होता है वह हवा में संपर्क में आता है, तो वह गर्म लावा जब हवा के संपर्क में आकर के जम जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है, तो इस अवस्था को हम सिंडर कहते हैं। यानी कि हवा में जमे हुए लावे को सिंडर के नाम से जाना जाता है। उद्गम केंद्र का मतलब होता है जहाँ से पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप का जो केंद्र होता है उसे ही हम उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र की बात की जाए तो वह क्षेत्र या वह केंद्र जहाँ से पृथ्वी के अंदर से जो है भूकंप स्टार्ट हुआ है और वह कहीं पर पे तो आकर पृथ्वी के ऊपरी सतह से निकलेगा, तो वो जहाँ जिस ऊपरी सतह पर पृथ्वी के निकलता है उसे ही क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। यानी कि कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर भूकंप का जिस जगह से प्रारंभ होता है उसे ही अधिकेंद्र कहते हैं, और पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और हवा में निकले हुए लावे को सिंडर कहते हैं। अब आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि ज्वालामुखी के उद्गार के बाद कप या कटोरा नुमा आकृति जो बनती है उसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। मतलब ऐसा कौन सा विवाह था जिसे विधि या कानून के द्वारा सही नहीं ठहराया जाता था प्राचीन काल में। ऑप्शन ए है आपके सामने दैव विवाह, बी है आर्ष विवाह, सी है गंधर्व विवाह या डी है ब्रह्म विवाह। तो दैव विवाह ये मान्य था, आर्ष विवाह यानी जो ऋषि लोग विवाह करते थे उसे आर्ष विवाह कहते थे, ब्रह्म विवाह ये भी आपका ये सबसे उत्तम कोटि का विवाह माना जाता था। ब्रह्म विवाह जो लोग वेदों का अध्ययन करते थे, जो वेदों के ज्ञाता होते थे, उनका जब विवाह होता था किसी स्त्री से तो उसे ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता था। और इससे जो उत्पन्न पुत्र या पुत्रियां होती थी, कह सकते हैं पुत्र ही, इससे प्राप्त जो पुत्र होते थे, इन दोनों के संयोग से जिन पुत्रों का जन्म होता था वह 21 कुलों को तालने वाले होते थे, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन समय में जिस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था वह हो जाएगा गंधर्व विवाह, जिसे आज के समय में हम लोग लव मैरिज के नाम से जानते हैं। उस समय में इसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। विवाह के आपके कुल 8 प्रकार हैं, तो इन 8 प्रकारों को आप अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले आपका दैव विवाह आ जाता है, उसके बाद आपका आर्ष विवाह आ जाता है, फिर आपका ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ आपका ब्रह्म, फिर देव, फिर आर्ष, उसके बाद आपका आ जाता है असुर है और गंधर्व है, पिशाच है। सबसे जो निष्कृष्ट कोश का विवाह है वो आपका पिशाच विवाह है। पिशाच विवाह के अंतर्गत पहले जिस स्त्री से विवाह करना है उसके साथ संयोग बनाने के बाद फिर विवाह किया जाता था। तो इस प्रकार का विवाह प्राचीन समय में और आज के समय में भी सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से 2 से 3 पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह कुल 8 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्च कोटि का विवाह किसे माना जाता है, तो सबसे उच्च कोटि का विवाह ब्रह्म विवाह को माना जाता है। सबसे निकृष्ट या नीची
कोटि का विवाह किसे माना जाता है? तो ये पिशाच विवाह को माना जाता है। ये पिशाच विवाह जो है सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह होता है। असुर विवाह के अंतर्गत आपके जो लड़की है उसका अपहरण कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से सभी आपके अलग अलग प्रकार के विवाह हो जाते हैं। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो सल्तनत काल की बात की जाए कि सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा किस कला को प्रोत्साहन मिला? ऑप्शन ए है चित्रकला को, बी है स्थापत्य कला को, सी है नृत्य कला को या डी है संगीत कला को। तो सल्तनत काल को जाना जाता है स्थापत्य कला के अंतर्गत। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला को जो है श्रेष्ठता दी गई है। स्थापत्य कला के अंतर्गत निर्मित की गई सबसे बड़ी आपकी जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो ये है आपका ताजमहल। जो आगरा का ताजमहल है वह स्थापत्य कला के अंतर्गत ही निर्मित किया गया है। और स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में जो स्थापत्य कला थी वह सबसे चरम पर थी। बात की जाए चित्रकला की तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि जहांगीर यदि एक ही आकृति में नाक किसी और चित्रकार के द्वारा बनाई जाए और होंठ किसी और चित्रकार के द्वारा बनाए जाए तो जहांगीर चित्रकारी में इतने माहिर थे कि वह आकृति देखकर तुरंत ही बता देते थे कि इस चित्र में किस चित्रकार के द्वारा इस चित्र की नाक बनाई गई है, किस चित्रकार के द्वारा इसके होंठ बनाए गए हैं। यहाँ तक कि वो भौहों की आकृति को देखकर भी चित्रकार को पहचान लेते। तो वो इतने चित्रकारी में बारीक थे। तो इसीलिए चित्रकार का जो चरमोत्कर्ष काल है वह जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है और स्थापत्य कला का चरमोत्कर्ष काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। जिसकी श्रेष्ठतम कृति आपकी कौन सी है? तो वह है आगरा का ताजमहल। और अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए या हिंदी के चरमोत्कर्ष की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदी का जो विकास हुआ है वह अकबर के शासनकाल में हुआ है। इन्होंने कई फारसी और उर्दू जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद हिंदी में करवाया था। तो हिंदी का सर्वोत्कर्ष काल अकबर के शासनकाल को, स्थापत्य कला का सर्वोत्कर्ष काल शाहजहां के शासनकाल को और चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। अगला प्रश्न है भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ में, बी है अहमदाबाद में, सी है चंडीगढ़ में और डी है इलाहाबाद में। तो भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लखनऊ के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में एक्स स्तरों में अदालतें होती हैं। भारत में जो अदालतें हैं वह कितने स्तर पर होती हैं? ऑप्शन ए है 2 स्तर पर, बी है 3 स्तर पर, सी है 4 स्तर पर या डी है 5 स्तर पर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में जो अदालतें हैं वह 3 स्तर की होती हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका उच्च, फिर उच्चतम और फिर आ जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो इस प्रकार अदालतों के कितने प्रकार हो जाते हैं? कितनी अदालतें हो जाएंगी स्तर में? आपके 3 प्रकार की। प्रश्न नंबर अगला है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए एक्ट को सम्मिलित किया है। जो 73वां संविधान संशोधन आपका किया गया था संविधान में, जिसके तहत संवैधानिक तौर से पंचायतों को जो है मान्यता प्रदान की गई है। किन पंचायतों को? तो ग्राम पंचायतों को मान्यता प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। तो इसे जो है किस में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 8 में, ऑप्शन बी है भाग 9 में और ऑप्शन सी है भाग 10 में और ऑप्शन डी है भाग 11 में। तो याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है वह किसमें किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। जबकि यदि अनुसूची की बात की जाए कि किस अनुसूची में इसे रखा गया है तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और इसमें कार्य करने के लिए पंचायतों को कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो पंचायतों को कार्य करने हेतु कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कौन सा राज्य उत्पादित करता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर्नाटक के द्वारा भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। केरल की बात की जाए तो केरल में आपके ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। देखिए कोई भी ऑप्शन आए तो उससे संबंधित आप कुछ ना कुछ जरूर याद रखिएगा। महाराष्ट्र में आपके कौन सा त्यौहार महाराष्ट्र में आपके कौन सा त्यौहार या लोक नृत्य मनाया जाता है? तो वहाँ का लोक नृत्य है लावणी। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा लावणी। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? वह हो जाएगा यक्षगान। और तमिलनाडु का पूछा जाए तो यहाँ का प्रमुख त्यौहार कह सकते हैं या
लोक त्यौहार भी कह सकते हैं, वह हो जाएगा जल्लीकट्टू। क्या हो जाता है? जल्लीकट्टू। तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एक बार हम फिर से इस चीज़ को रिकॉल करेंगे कि कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में, और कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो यक्षगान होता है, महाराष्ट्र में लावड़ी होता है, केरल में ओणम होता है और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा की, बी है तापी की, सी है चंबल की और डी है यमुना की। तो जो नर्मदा नदी है, जो तवा नदी है, वह किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यह नर्मदा की सहायक नदी है। देन आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि संस्कृत के कवि राजशेखर एक्स के दरबार में रहते थे। तो संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है महिपाल के दरबार में, महिपाल प्रथम, ऑप्शन बी है धर्मपाल के दरबार में, ऑप्शन सी है राजा भोज के दरबार में, या ऑप्शन डी है देवपाल के द्वितीय के दरबार में। तो जो संस्कृत के कवि राजशेखर थे वह महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न आपसे कई बार इतिहास के अंतर्गत पूछा जाता है कि सरस्वती देवी का मंदिर सर्वप्रथम किसने बनवाया था? तो सरस्वती से संबंधित जो आपका सबसे पहली बार मंदिर बनवाया था वह बनवाया था राजा भोज जी ने। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। धर्मपाल का संबंध किससे है? तो यह पाल वंश के अंतर्गत आने वाले आपके एक शासक हैं जिन्हें धर्मपाल के नाम से जाना जाता है। ये थे आज के आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या संविधान के टॉप 50 या 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला भी आपके लिए लाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।